नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। भारत ने मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। ये हमले पाकिस्तान में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और रेजिस्टेंस फ्रंट के ठिकानों पर किए गए। भारतीय सेना और विदेश मंत्रालय ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस हमले की जानकारी दी। कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में संसद पर हमला, मुंबई हमला, पुलवामा हमला और पहलगाम हमले से जुड़ा वीडियो दिखाया गया। इसके बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के षड्यंत्रकारियों, अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाना जरूरी था और हमारी कार्रवाई सधी हुई, गैर भड़काऊ और सिर्फ आतंकी ठिकानों पर केंद्रित थी। इसमें किसी सैन्य या फिर नागरिक ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया है। भारत ने इस तरह के आतंकवादी हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है। आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यह कार्यवाही अपितुली, नॉन एस्केलेटरी, अनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। भारतीय सेना की तरफ से रणनीतिक रूप से 2 महिला अधिकारियों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी दी गई थी, लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन की जानकारी देते हुए कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए मासूम नागरिकों और उनके परिवारों को न्याय देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान और पीओके में निशाना बनाए गए आतंकवादी शिविरों पर हमले का वीडियो और साथ में उनके नाम और वहां होने वाली आतंकवादी गतिविधियों की भी विस्तार से जानकारी दी। पीओजेके के टारगेट्स मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर-ए-तोयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश-ए-मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने भी हमले से जुड़ी जानकारी अंग्रेजी में साझा की। उन्होंने बताया कि नागरिक बुनियादी ढांचे को नुकसान से बचाने और किसी भी नागरिक की जान को नुकसान से बचाने के लिए आतंकी ठिकानों का चयन किया गया था। भारत ने अपने बचाव के अधिकार का इस्तेमाल किया है। इसके बाद अगर पाकिस्तान कोई उकसावे की कार्रवाई करता है तो उसे इसका खामियाजा भुगतना होगा। However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate the situation. 1989 से भारतीय कश्मीर में जारी आतंकवाद से निपटने के भारतीय नजरिए में यह हमला एक बड़ा बदलाव है। इसकी शुरुआत बालाकोट हमले से ही हो गई थी। पाकिस्तान समर्थित आतंकी हमलों के बावजूद भारत लंबे समय तक कूटनीतिक तरीकों, ट्रैक टू डिप्लोमेसी के जरिए इस समस्या के समाधान की कोशिश करता आ रहा था, लेकिन हालात कुछ खास बदले नहीं। थोड़े थोड़े वक्त के बाद पाकिस्तानी आतंकवादी संसद भवन से लेकर मुंबई तक हमले करते रहे, लेकिन अब भारत के आतंकवाद से निपटने के तरीके में एक बड़ा शिफ्ट आ चुका है, जिसे अंग्रेजी में पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं, यानी पुराने और स्वीकार्य ढर्रे में एक आमूल बदलाव। यह परिवर्तन है हॉट परसूट, यानी खदेड़ कर मारने का। यह कितना कारगर सिद्ध होगा, इस पर अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन यह सच है कि इस रुख से पाकिस्तान की सेना और सत्ता प्रतिष्ठान में एक डर जरूर पैदा होगा कि आतंकवाद को समर्थन देने की एक कीमत उसे भी अब चुकानी पड़ेगी। यह रणनीति तब और महत्वपूर्ण बन जाती है जब आपके सामने जनरल असीम मुनीर जैसा एक रेडिकल कट्टरपंथी पाकिस्तानी सेना का प्रमुख हो, जो बहुत बेचैनी से अपनी और अपने सेना की स्थिति को मजबूत करने और बचाने के लिए हाथ पैर मार रहा है। अगर आपको याद हो तो पहलगाम का हमला जनरल असीम मुनीर के इस बयान के बाद हुआ था। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. And we have fought free war for Kashmir.
पहलगाम के हमले को जनरल मुनीर के इस बयान की रोशनी में देखने की जरूरत है। अब भारत उसका जवाब दे रहा है। युद्ध का विरोधी होने के बावजूद हम अपने बचाव के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि भारत की सेना इस लक्ष्य को कामयाबी से हासिल करेगी। आपको यह टिप्पणी थोड़ा बासी लगेगी क्योंकि यह पूरा एपिसोड पाकिस्तान में भारतीय सेना के हमले से पहले ही रिकॉर्ड हो चुका था। अब आप बाकी की टिप्पणी देखिए। दरबार का मिजाज गमगीन था। हवा में जंग की गंध फैली हुई थी। अखंड आर्यावर्त बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था। कश्मीर में हुए आतंकी हमले से पूरा राष्ट्र भन्नाया हुआ था। बंद दरवाजों के पीछे दम पे दम नीतियां रणनीतियां बन रही थी। शत्रु राष्ट्र को मिट्टी में मिला देने की रूपरेखा बन रही थी। धृतराष्ट्र स्वयं भी बहुत चिंतित थे। आर्यावर्त की पल पल की खबरों पर नजर रखने के लिए उन्होंने अल सुबह ही संजय को दरबार में तलब किया था। संजय को अंदाजा था कि महाराज ने आज दीवाने आम सवेरे सवेरे ही क्यों खोल दिया है। धृतराष्ट्र चिंतामग्न अवस्था में सिंहासन पर बैठे थे। थोड़ी थोड़ी देर में गुप्तचर उन्हें कान में कुछ कुछ गुप्त सूचनाएं देने के लिए आ और जा रहे थे। उन्होंने अकस्मात संजय की ओर रुख किया। सुना है सीमाओं पर सेना का भारी जमावड़ा हो रहा है। हाथी, ऊंट, पैदल, बख्तरबंद, बंदूकधारी, मिसाइल, लड़ाकू विमान सब के सब पश्चिम दिशा की ओर जा रहे हैं। संजय ने कहा, तैयारियां तो दिख रही हैं महाराज, लेकिन लगता नहीं कि लड़ाई होगी। दुश्मन मुल्क उसके पहले ही घुटने टेक देगा। From the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist. धृतराष्ट्र को संजय के ऊपर गुस्सा आया। उन्होंने खींचते हुए कहा, यह क्या मजाक है? दुश्मन मुल्क को संदेश देने में क्या बुराई है? संजय ने कहा, बुराई तो कुछ भी नहीं है महाराज, लेकिन डंकापति इस देश के सदर हैं, दीवाने आजम हैं। उन्हें इस तरह के गंभीर मौके पर छिछोरी बयानबाजियां नहीं करनी चाहिए। संजय की इस बात पर धृतराष्ट्र को एहसास हुआ कि बात कुछ गंभीर है। वो विस्तार से बात जानने के लिए संजय को निहारने लगे। तब संजय ने बात आगे बढ़ाई। जब समूचा देश शोक में है, तब डंकापति दक्कन में एक बंदरगाह का उद्घाटन करने जा रहे हैं। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बंदरगाह पर वो विपक्षी दल और उसके नेताओं पर फिक्रबाजी कसने में मशगूल हो गए। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहाँ शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। डंकापति को पंच लाइन मारने का शौक है, चाहे देश कितने भी संकट में हो। संजय उसी रो में यह बात कह गए। डंकापति ने उसी आयोजन में अपने शामिल बाजा साथी धनराज सेठ की तारीफ के कसीदे भी काढ़ दिए। मैं अभी पोर्ट की विजिट करके आया हूँ और गुजरात के लोगों को जब पता चलेगा कि इतना बढ़िया पोर्ट ये अदानी ने यहाँ केरल में बनाया है। ये गुजरात में 30 साल से पोर्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वहां उन्होंने ऐसा पोर्ट नहीं बनाया। तब उनको गुजरात के लोगों से गुस्सा शायद करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। धृतराष्ट्र कंफ्यूज हो गए। तब संजय ने समझाते हुए कहा, रियाया के टैक्स से बने बंदरगाह को अपने बगल बच्चे को औने पौने में बांटने के बाद तो कोई भी दावा कर सकता है कि विश्वस्तरीय बंदरगाह बना है। खैर, दक्कन से याद आया, दुश्मन मुल्क के हमले के बाद दक्कन के निज़ाम को भी डंकापति ने अपने पाले में खड़ा कर लिया है। कश्मीर में हुए कायराना हमले के बाद दक्कन के निज़ाम ने पाकिस्तानी खुत्तों को सबक सिखाने वाले एक के बाद एक कई बयान दिए हैं। पाकिस्तान को समझाने का वक्त खत्म हो चुका है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूँ कि ये वक्त जवाब देने का है। मुझे यकीन है कि जो मासूमों का कत्ल हुआ है उनका खून रायगा नहीं जाएगा। अब की बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना, घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म। धृतराष्ट्र डंकापति की इस कामयाबी पर मन ही मन लहालोट हो गए। वो पूछना चाहते थे कि हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? लेकिन अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए उन्होंने संजय से सिर्फ इतना ही पूछा कि दक्कन के निजाम का दिल कैसे बदल गया। संजय ने उछलते हुए कहा, बिल्कुल यही सवाल, बिल्कुल यही सवाल अपने स्टूडियो से फिदाइन हमले करने वाली मोहतरमा ने भी पूछा था। देखिए दक्कन के निजाम ने क्या जवाब दिया। लोग कह रहे हैं कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने असदुद्दीन अवैसी के दिल को बिल्कुल बदल दिया है।
मैडम देखिए, अब मैं तो किसी को इजाज़त नहीं दे सकता ना कि मेरे दिल को आकर देखें। मैं तो अपना दिल अपनी वाइफ को दे चुका हूँ, कह रहा हूँ आपको। धृतराष्ट्र संजय के इस जवाब से पूरी तरह मुतमईन हो गए। अब उनकी दिलचस्पी फिर से डंकापति में थी। उन्होंने जानना चाहा कि जब राष्ट्र इतने गंभीर संकट में है, तब डंकापति इतने दिनों से कर क्या रहे हैं। संजय ने इस बड़े सवाल का छोटा सा जवाब एक वृत्त चित्र चलाकर दिया। धृतराष्ट्र समझ गए कि संजय कोई जलेबी छान रहा है। उन्होंने सीधे मुद्दे पर आने की दरख्वास्त की। तब संजय ने कहा, अव्वल तो जहां आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर रणनीति बन रही हो, जहां दूसरे मुल्क पर हमले या फिर बदले की रणनीति बन रही हो, उस बैठक में फोटोग्राफर बुलाकर मीडिया में फोटो बंटवाने का क्या तुक है। सुरक्षा बैठकों का ऐसा माहौल पूरी दुनिया में किसी देश ने नहीं देखा होगा। जब राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेशी हमले को लेकर चर्चा हो रही हो, तब कोई भी देश किसी कैमरामैन या फिर किसी अनधिकृत व्यक्ति को उस कमरे के आसपास भी फटकने नहीं देगा। लेकिन डंकापति के लिए सब कुछ इवेंट है। गंभीर से गंभीर मौके को हल्का कर देना उनकी फितरत है। इस मौके पर उन्होंने पूरे देश को जातिगत जनगणना की बहस में उलझा दिया। केंद्र सरकार देश में अगली जनगणना में जातियों की भी गिनती करेगी। बुधवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट कमेटी की बैठक में लिए गए सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि जातियों की गिनती जनगणना के साथ की जाएगी। इसके बाद भी संजय रुके नहीं। उनकी भ्रकुटियां डंकापति की आईटी सेल वाली खलिहर सेना पर तन गई। आईटी सेना वालों का रंग इस तरह के मौकों पर निखर कर सामने आता है। उसके लिए न देश मायने रखता है, न सेना के जवान, न महिला, न विधवा। आईटी सेल के नराधमों के लिए सिर्फ नफरत वाली सियासत मायने रखती है। कश्मीर में अपनी जान गंवाने वाले नौसेना के जवान विनय नरवाल की पत्नी ने कहा, मेरे पति की मौत पर सियासत मत करो, इसे मुसलमानों और कश्मीरियों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल मत करो। People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. इसके बाद गालीबाज सेना काम पर लग गई। उसने विनय नरवाल की विधवा के ऊपर मर्दवादी जहर का हर वो हथियार इस्तेमाल किया जिसके लिए इस देश का बहुसंख्यक मर्द जाना जाता है। खुलेआम गालियां, बलात्कार की धमकियां, चरित्र पर कीचड़ उछालना, इसमें भाजपा के समर्थक दल एलजेपी का नेता हो या फिर खुद को सनातन और हिंदुत्व का चैंपियन बताने वाले हरकारे हों या फिर वो खुद जिन्हें प्रधानमंत्री फॉलो करते हों। संजय आवेश में बोले जा रहे थे। पिछले कुछ दिनों में इस देश के मर्दों ने अपना असली चेहरा सोशल मीडिया पर जमकर उजागर किया। इससे हमारा सिर काफ़ी ऊंचा उठ गया है। सोशल मीडिया के खलिहर दक्षिणपंथी ट्रोलों ने 2 अलग अलग महिलाओं को बलात्कार, गाली, चरित्र हनन और हिंसा की धमकियां दी हैं। इन महिलाओं ने सिर्फ एक काम किया है, उन्होंने अपने मन की बात कहने का साहस दिखाया है। इन महिलाओं ने सांप्रदायिक सद्भाव के लिए आवाज़ उठाई है, चाहे करनाल की हिमांशी नरवाल हों या नैनीताल की शैला नेगी हों। अब उन्हें ऑनलाइन धमकी दी जा रही है, उनके निजी जीवन पर हमला किया जा रहा है। उस वीडियो के वायरल होने के बाद उसमें इतने गंदे कमेंट्स आए कि मेरा रेप होना चाहिए। क्या मैं किस कंट्री में रह रही हूँ? एम आई सेफ इन इंडिया? ये मेरा ही देश है, मैं इसी देश में पैदा हुई हूँ, मेरे ही लोग मेरे से ऐसी बातें कर रहे हैं। धृतराष्ट्र आर्यावर्त के सार्वजनिक जीवन में आई इस गिरावट से चिंता में पड़ गए। संजय और पूरे दरबार को उन्होंने अपनी चिंता से अवगत करवाया। लगे हाथ उन्होंने डंकापति के नाम एक संदेश लिखवाया कि थोड़ा काबू में रहें और अपने चेलों को भी थोड़ा काबू में रखें, संकट के वक्त कूद फांद से बचें। संदेश को डंकापति को भिजवाने का हुक्म जारी कर धृतराष्ट्र सिंहासन से उठ गए। सभा बर्खास्त हो गई, वो अंतःपुर को लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। अब हम आपको 15 करोड़ रुपए के राष्ट्रधर्म की कहानी सुनाएंगे। गत दिनों सुधीर चौधरी को बहुत तेज राष्ट्रधर्म आया, इसलिए उन्होंने आज तक की जमी जमाई नौकरी छोड़कर राष्ट्रधर्म से फारिग होने का फैसला किया। यह जानकारी उन्होंने अनौपचारिक रूप से दी है। औपचारिक जानकारी के लिए 15 करोड़ प्लस GST लगेगा। जब एक दिन मैं रिटायर हो जाऊंगा,
रिटायरमेंट के बाद अगर मुझसे ऐसे ही स्कूल के बच्चे किसी दिन पूछेंगे, मेरे बच्चे या मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन मुझसे पूछेंगे कि ये बताइए कि आपने ठीक है इतना नाम, शोहरत, पैसा सब कमाया, आपने देश के लिए क्या किया? आपने कोई ऐसा बड़ा कदम उठाया जिसको आप कह सकते हैं कि ये मैंने किया? अपने लेवल पे कोई रिस्क लिया आपने? तो मुझे ऐसा लगा कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अब मेरा ये समय है हमारी सोसाइटी को वापस देने का, कि मैं इस सिचुएशन में आया हूं, आपने मुझे यहां पहुंचाया है, अब मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं, मैं ये वापस करना चाहता हूं आपको। इनको आपने सुन लिया, अब इस दस्तावेज को भी ध्यान से पढ़ लीजिए। नामांकन के आधार पर नियम 194 GFR 2017 के खंड 3 और 4 के अंतर्गत एस्प्रिट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और न्यूज एंकर सुधीर चौधरी DD न्यूज के लिए सप्ताह में 5 दिन प्रसारित होने वाले 1 घंटे के विशेष शो का निर्माण करेंगे, जिसकी लागत प्रति वर्ष 15 करोड़ रुपए और साथ में GST, जिसमें हर साल 10% की दर से वृद्धि होगी। ये जो 15 करोड़ रुपए सालाना का पट्टा मिला है, यह लंबे वक्त से गले में सरकारी पट्टा डालकर घूमने की कीमत है जो मौजूदा सरकार ने सुधीर चौधरी को अदा की है, यानी 1.25 करोड़ रुपए महीना। इतने पैसे की गारंटी हो तो इस देश में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे राष्ट्रधर्म की हरारत न आए। सुधीर चौधरी थेथरई के साथ इसे राष्ट्रधर्म की तलब बता रहे हैं। असली सवाल यह है कि यह सारा पैसा किसका है? यह पैसा हमारे और आपके टैक्स का पैसा है, जिसे यह सरकार आंख बंद करके अपने प्रोपेगेंडा के लिए लुटा रही है, और सुधीर जैसे चापलूस और नफरती इंसान को राष्ट्रधर्म की उल्टी आ रही है। फ्री में इन्हें राष्ट्र को कुछ वापस नहीं करना है। इनके राष्ट्रधर्म की भी एक कीमत है, आप सबको पता है वह कीमत क्या है। एलेक्सा से किसी ने पूछा, एक गाना है साजन जी घर आए, बोला एलेक्सा प्ले साजन जी घर आए, और एलेक्सा बोलती है कि आएंगे तो मोदी जी। आगे बढ़ने से पहले न्यूज लॉन्ड्री के हमारे एक साथी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, उन्हें सुन लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम आशीष है। मैं पिछले 2 साल से इस कार्यक्रम का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हूँ। आप मुझे नहीं जानते हैं, पर मैं आपको भली भांति जानता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में क्या ज़्यादा पसंद करते हैं, क्या कम। आपके सुझाव को ध्यान में रखकर हम लगातार इस शो को और बेहतरीन करने का प्रयास करते रहते हैं। देश की राजनीतिक उठापटक और मीडिया के तमाशों पर हर हफ्ते व्यंग और तथ्यों से भरा शो बनाना बिल्कुल आसान नहीं है। इसमें बहुत सारे लोग और संसाधन लगते हैं। रिसर्च टीम, ग्राफिक डिजाइनर्स, वीडियो एडिटर्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सोशल मीडिया आदि इतने सारे लोग मिलकर यह शो आप तक पहुंचाते हैं। और इस सब के लिए न्यूज़ लॉन्ड्री किसी से किसी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेता है, ना कॉर्पोरेट से ना सरकारों से। हम पूरी तरह से आप जैसे सब्सक्राइबर्स पर निर्भर हैं। आप इस QR कोड को स्कैन करके न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम और मजबूती से अपना काम कर पाएँ और इसी तरह के बढ़िया बढ़िया एपिसोड आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। उम्मीद है आप इनकी बात पर अमल भी करेंगे। भारत का पत्रकारिता जगत एक ऐतिहासिक अंतर्विरोध, संघर्ष और अंदरूनी टकराव का गवाह बनने से चूक गया। मसला मोदी सरकार द्वारा जातिगत जनगणना करवाने के फैसले पर लगाई गई मुहर का है। वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक न्याय मामलों के एनसाइक्लोपीडिया दिलीप मंडल लगभग 1 साल पहले द प्रिंट छोड़कर मोदी सरकार के सलाहकार सहयात्री बन गए। श्री दिलीप चंद्र मंडल वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में वरिष्ठ सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं। ये वही द प्रिंट है जिसके प्रधान संपादक वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता हैं। शेखर गुप्ता ने अपने शो कट द क्लटर के हालिया एपिसोड में जातिगत जनगणना के फैसले को अ बैड आइडिया हुज टाइम हैज कम घोषित किया है। विक्टर ह्यूगो के क्लीशे नुमा जुमले में हेर फेर करके शेखर गुप्ता ने जातिगत जनगणना की आलोचना की और इसे एक बुरा विचार बताया। The caste census is another one of our usual nobody can stop a bad idea whose time has come moments. Apologies, Victor Hugo. गुप्ता जी का शो देखते वक्त मुझे शिद्दत से 2023 वाले दिलीप मंडल की याद आ रही थी। मेरी कल्पनाओं के घोड़े एक काल्पनिक युद्ध लड़ रहे थे। एक घोड़े पर शेखर गुप्ता सवार थे, दूसरे पर दिलीप मंडल। मैं सोच रहा था अगर आज भी 2023 वाले दिलीप मंडल द प्रिंट में होते और शेखर गुप्ता जातिगत जनगणना को बुरा विचार बताकर उसके दुष्परिणाम गिनवाते, तब दोनों के बीच क्या होता। एक पूरी ताकत से जातिगत जनगणना का समर्थन करता, दूसरा उसको बुरा विचार बताता। फिर अपनी कल्पना में ही मैंने इस टकराव का अंतिम फैसला भी तय कर लिया कि दोनों के बीच अंततः शेखर गुप्ता ही जीतते, क्योंकि वो मालिक हैं और मंडल जी मुलाजिम थे। 2023 की गर्मियों तक दिलीप मंडल कहते थे हिंदुत्व का सबसे ताकतवर नियंत्रक है जातिगत जनगणना।
खैर, हम और पूरा देश इस ऐतिहासिक संघर्ष का गवाह बनने से वंचित रहे। इसलिए हम शेखर गुप्ता के शो में दिए गए तर्कों पर आ जाते हैं। बहुत शानदार तरीके से तर्कबद्ध किए गए पूरे शो में गुप्ता जी की दो प्रमुख चिंताएं उभर कर सामने आई। Amending the constitution to raise the 50% ceiling on reservations, be sure this will happen. It's evident that they want reservations in the private sector. This will happen sooner than you think. Demand for reservations in the private sector is now fully on the agenda. यानी जो आंकड़े सामने आएंगे उसके आधार पर आरक्षण में वंचित जातियां अपना हिस्सा मांगेंगी। इसके लिए आरक्षण की ऊपरी सीमा 50% का कैप हटाने के लिए संविधान में बदलाव होगा। दूसरा, सरकारी नौकरियां हैं नहीं, ले देकर प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण की मांग को हवा दी जाएगी। और ये दोनों ही गुप्ता जी के मुताबिक एक बुरा विचार हैं। बाकी सब लच्छेदार भाषा में अच्छी अच्छी बातें हैं, कुछ इस तरह। There will be a day when there will be a tomorrow that will never come. But between that tomorrow and today, there will be many tomorrows. So when that time comes, that tomorrow will not come. Until then you have a lot to do. सॉरी शेखर सर, यह तो बस एक मजाक था। बहुत संक्षेप में जातिगत जनगणना से जुड़ी गुप्ता जी की दोनों चिंताओं पर मैं दो बातें कहूंगा, लेकिन उससे पहले जातिगत जनगणना के बाद पैदा होने वाले संभावित हालात के मद्देनजर कुछ बातें जानना जरूरी है। जातिगत जनगणना का सबसे बड़ा राजनीतिक जोखिम यह है कि अगर आंकड़ों में यह सामने आता है कि कुछ जातियों का प्रतिनिधित्व कम है या उन्हें हाशिए पर रखा गया है, तो इन समूहों के लिए आरक्षण और प्रतिनिधित्व की मांग उठेगी। यह अगड़ी जातियों पर आधारित भाजपा की राजनीति के लिए चिंता की बात है। अगड़ी जातियां इसके विरोध में खड़ी हो सकती हैं। भाजपा का अब तक जातिगत जनगणना के विरोध का आधार उसकी हिंदुत्व की विचारधारा थी। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी कहते रहे हैं कि जाति की बात करने वाले समाज को बांट रहे हैं वो अर्बन नक्सल हैं। ये लोग भारत में जात पात के नाम पर विभाजन करने में जुटे हैं। इनके हर प्रयास का एक ही मकसद है, भारत का समाज कमजोर हो, भारत की एकता कमजोर हो। अर्बन नक्सलियों के इस गठजोड़ को, इनके गठजोड़ को हमें पहचानना ही होगा। मोदी के अलावा उनकी पार्टी के तमाम लोगों के विचार भी कुछ इसी तरह के हैं। कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है। याद करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। समाज को खंडित कैसे किया जा सके, समाज को तोड़ा कैसे जा सके, समाज को जातियों में कैसे बांटा जा सके और जातियों की आवाज को उठा करके अपना वोट बैंक कैसे बनाया जा सके, इस तरीके से काम होता था। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। साथ रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। जातिगत जनगणना की सबसे अहम और तार्किक चुनौती है विभिन्न जातियों और समुदायों की सही पहचान और उनकी सटीक वैज्ञानिक गणना। इसके लिए विशेषज्ञ लोगों और संसाधनों की जरूरत होगी ताकि जो आंकड़ा आए वह किसी भी तरह की गड़बड़ी या फिर संदेह से मुक्त हो। इन चुनौतियों के बावजूद मूल बात एक ही है, जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय और ऐतिहासिक अन्याय को दुरुस्त करने का एक जरिया है। नीतियों के निर्माण में इसकी भूमिका सबसे अहम है। अब हम शेखर गुप्ता के द्वारा उठाई गई शंकाओं की बात कर लेते हैं। जातिगत जनगणना एक बुरा विचार के तहत उनकी पहली चिंता थी संविधान में आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात होगी। संविधान का मूल उद्देश्य सभी नागरिकों और समुदायों के बीच समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की जमीन तैयार करना है। अगर यह जमीन आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर हासिल होती है तो इसमें हर्ज क्या है? यह बुरा विचार कैसे है? गुप्ता जी का दूसरा तर्क है कि सरकारी नौकरियां हैं नहीं, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग उठेगी। यहां पर मैं जो तर्क दूंगा वह बाजारवादी न होकर समाजवादी लगेगा। देश में जो प्राइवेट सेक्टर पैदा हुआ है वह किस कीमत पर पैदा हुआ है? वह इसी देश के संसाधनों का इस्तेमाल करके अपना विकास कर रहा है। तो फिर इसका लाभ 2, 4, 100, 50 व्यापारिक घरानों में क्यों इकट्ठा होना चाहिए? अगर जातिवाद देश की सच्चाई है और आरक्षण उसका इलाज है तो फिर प्राइवेट सेक्टर में यह परिलक्षित क्यों नहीं होना चाहिए?
इस देश का प्राइवेट सेक्टर इस देश की सामाजिक सच्चाई के साथ तालमेल बिठाते हुए एक सकारात्मक और बड़े बदलाव का सहयात्री क्यों नहीं बन सकता? दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अफर्मेटिव एक्शंस के तहत प्राइवेट सेक्टर अपना योगदान देता है, तो फिर भारत में इससे परहेज क्यों? माफ कीजिए, पर गुप्ता जी का विचार सिर्फ उन 2-450 घरानों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया विचार है। एक नजर खबरिया चैनलों की दुनिया पर मार लेते हैं। वहां इस हफ्ते भी पाकिस्तान ही छाया रहा। The time to really bash up the Pakistanis is coming. It's very exciting, isn't it? लेकिन टीआरपी के भूखे खबरिया चैनलों के शेरों ने अपनी कुंठा निकालने के लिए इस बार पाकिस्तान के पेड तथा कथित विशेषज्ञों को जुटा लिया था। उनके ऊपर हमले करके उन्होंने भारत को विजेता घोषित कर दिया है। जरा मेजर गौरव आर्या को लाए ना, इससे मैं पूछूं चाय पीनी है या कॉफी? मुझे चाय पिलाओगे? एक बात बताओ, घर में अम्मी से पूछ कर आए थे कि अपने अब्बू से मिलने आ रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। गाँव मुतर पिलाऊंगा तुम्हें, गाँव मुतर या इस कपल को गाँव पी ले तेरे मुंह में अपने पी ले, पानी की जगह पियो आपको देगा। हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। तुम्हारे हाथों से मैं बिरयानी बनवाऊंगा सोशल मीडिया और लिटा के तुम्हें मिट्टी और कीचड़ में तुम्हें बाहर धूप में बिठा के रखूंगा। हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। जिस बंदे का नाम ही मेजर सूर हो तो वो सूर ही होगा ना, सूर होगा वो ना। और गंजे, और मेरा नाम तूर है और तूर तुझे चूर चूर करेगा। हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। मैम, व्हाट इज द ट्रेंडिंग सब्सटेंस दैट यू बीन कंज्यूमिंग? Go and prepare your army. Oh, I think because of the drugs that you've been consuming, I think you can't hear. Only output is there, input is gone. हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री और गलत सूचनाएं प्रसारित करने के लिए 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। मजे की बात यह है कि एक तरफ सरकार इन यूट्यूबरों को प्रतिबंधित कर रही है, दूसरी तरफ टीआरपी के भूखे हमारे खबरिया चैनल वाले पाकिस्तानी पैनलिस्टों को अपने अपने चैनलों पर बिठाकर मरने मारने और सर काटने वाली नूरा कुश्ती जारी रखे हुए हैं। इसे देखते हुए खबरिया चैनलों की नियामक संस्था एनबीडीए ने भारत विरोधी बात करने वाले पाकिस्तानी पैनलिस्टों को नहीं बुलाने की एडवाइजरी जारी की है। एनबीडीए के संपादकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने कार्यक्रमों में पाकिस्तान के ऐसे पैनलिस्ट, वक्ता और टिप्पणीकारों को आमंत्रित न करें जो राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को कमजोर करने वाले विचारों को बढ़ावा देने और हमारे देश के खिलाफ बोलने के लिए जाने जाते हैं। संपादकों से अनुरोध है कि वे उच्च स्तर के संपादकीय विवेक और निर्णय का प्रयोग करें ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि चैनलों, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग भारत विरोधी झूठे प्रचार के लिए न किया जाए। खबरिया चैनलों की मंशा शायद यह हो कि जब तक मोदी जी मीटिंगों में व्यस्त हैं, तब तक हम ही लोग पाकिस्तान से दो दो हाथ कर लेते हैं। पैसे देकर गालीबाजी की स्पर्धा आयोजित करना टीआरपी हासिल करने का सबसे बढ़िया तरीका है, लेकिन रिपब्लिक टीवी के कमांडर इन चीफ ने तो छिछोरेपन और लिजलिजेपन की सारी सीमाएं तोड़ दी। इनके अंदर तिरंगा फिल्म वाले राजकुमार की आत्मा घुस गई। अरे ओ पाकिस्तानियों, हम तुम्हें मारेंगे, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे पाकिस्तानियों, बहुत अच्छी तरह से मारेंगे। बंदूक और रॉकेट भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। और इनके साथ जनरल बख्शी भी बहती हवा में बह गए। भावनाओं पर काबू न रख पाने की कमजोरी ने उन्हें वो सड़क छाप शायर बना दिया जो इश्क में नाकाम रहने के बाद सस्ती शायरी करने लगता है। इतनी जल्दी क्या है गोरी घर जाने की। और इस सस्ती शायरी पर अर्नब गोस्वामी की प्रतिक्रिया किसी लूजर की प्रतिक्रिया सी रही जो चारों तरफ से लपड़ियाए जाने के बाद किसी तिनके की मदद से वाह वाह करने लगता है। अरे वाह, दिल बख्शी साहब, वेल डन सर, वेल डन, हाई फाइव, हाई फाइव, हाई फाइव, हाई फाइव। जब तक सुधीर चौधरी प्रसार भारती की बिल्डिंग में अपना कमरा बनवा रहे हैं, तब तक हुड़कचुल्लुओं के मुखिया पद की कमान अर्नब गोस्वामी के हाथों में रहेगी। उनके नेतृत्व में प्राइम टाइम कॉमेडी शो बन गया है। अब आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग। इस हफ्ते की रिपोर्ट खबर लहरिया से है। यह पटना जिले के फुलवारी ब्लॉक की सच्चाई है। यहाँ आज भी कई गरीब परिवार शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर घर में शौचालय के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन जमीनी हकीकत इससे काफी अलग है। दूसर के खेत में कमाते हैं, खाते हैं, मार मैदान लगे दूसरा के खेत में जाते हैं, गाड़ी बात सुन सुन के सावन भादों में कादो हेलल के जाते हैं खेती में। वो लगे सरकार के आँख नहीं है तो सरकार का यही ना अलाव है कि गरीब आदमी मर जा, बड़का आदमी बन जा, यही अलाव नहीं है सरकार के।
जितने भी घर हैं, ये सारे घरों में लोगों के पास शौचालय नहीं है। ये देखिए। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।